हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो एक बार जल्दी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या था। प्रकाश का परावर्तन क्या था? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, ठीक है, किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो परावर्तित होकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते थे? प्रकाश का परावर्तन कहते थे। मतलब प्रकाश का अपनी ही किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे आपतित किरण कहते थे, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये जहां पर आपतित किरण मिलती थी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु में परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचते थे जिसको अभिलंब कहते थे। इसे अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या था? परावर्तित किरण था, परावर्तित किरण था। ठीक है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण जिसे आई से लिखते थे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण जिसे आर से लिखते थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं सीधा दर्पण। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं? मिरर, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसी की परिभाषा देखो क्या होती है, दर्पण। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? तो कोई भी अगर एक कांच या किसी भी ऐसी चीज का अगर हम पृष्ठ ले लेते हैं, उसके एक सिरे पर हम क्या कर देते हैं? लेप लगा देते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है, कलई या लेप, कोई एक इस तरीके का कोई एक पदार्थ ले लिया, कांच का हम पदार्थ ले लेते हैं, उस पर हम क्या करते हैं? कलई लगा देते हैं एक साइड से। कलई करने का मतलब होता है पेंट करना। ठीक है, कलई कर देते हैं। कलई करके हम दूसरे पृष्ठ को क्या बनाते हैं? परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ कलई किससे करते हैं? लाल ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड से। ठीक है, कलई कर देते हैं। तो जब ये जो हमारी युक्ति निर्माण होती है, इसी को क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है प्रकाश की किरणों को। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं दर्पण को। ठीक है, अब दर्पण हमारे आकृति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। अब एक तो सीधा दर्पण होता है, एक हमारा गोल दर्पण होता है। तो सीधा दर्पण और गोल दर्पण, तो आकृति के आकार पर हमारे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब यहीं से पढ़ते हैं दर्पण का प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हमारे दर्पण के कितने प्रकार हैं? दो। एक है हमारा समतल दर्पण, एक है हमारा समतल दर्पण, एक है हमारा गोलीय दर्पण। एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। अब ध्यान से देखना, यहाँ समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जैसे मतलब ये कलई किए हुए हैं तो ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, समतल परावर्तक पृष्ठ हो, समतल परावर्तक पृष्ठ। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। समतल परावर्तक पृष्ठ के दर्पण को हम क्या कहेंगे? समतल परावर्तक दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या हो? गोले का आकार का हो, गोलीय हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो जैसे ये बना दिया हमने, इसको बाहर से कलई कर दिया इस प्रकार का। ठीक है, इसी तरीके से एक और हम बनाते हैं, इस तरीके से बना दिया, इसको देखो दबे हुए भाग को कलई कर दिया, तो इस प्रकार से हमारा दर्पण। तो देखो ये इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? गोल है ना, ये वाला परावर्तक पृष्ठ गोल सा है, गोल अंदर से परावर्तक पृष्ठ है। ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ कैसा है? गोल है ना, तो इसको क्या कहेंगे? गोलीय परावर्तक, गोलीय दर्पण। और इसे कहेंगे हम समतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक, अब देख लो आकृति के अनुसार ही दिख रहा है, मतलब जिस तरीके से बनाए, एक में परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला दबा हुआ हिस्सा है, एक में उभरा हुआ हिस्सा है। तो जिसमें दबा हुआ हिस्सा होता है, जिसमें उभरा हुआ हिस्सा होता है, दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से मेरे को इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, समतल दर्पण के लिए आप लोगों को पता ही, जो हम घर में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, वही समतल दर्पण होता है हमारा। ठीक है, गोलीय दर्पण हम लोगों के सिलेबस में गोलीय दर्पण को पूरा बाकायदा पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। जो हमारा अगला टॉपिक नया है वो है क्या? हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण। तो ध्यान से देखना, अब यहीं से शुरू हो रहा है, पूरा एक चैप्टर ही इसी में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में तो आना ही है। गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं, ठीक है। अब एक ही दर्पण को, गोलीय दर्पण है, अंदर से बाहर से कलई करके इसमें डिफरेंस पैदा करते हैं, तो वो कैसे होगा? कब इसे हम अवतल कहेंगे, कब इसे हम उत्तल कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जब हम एक गोलीय दर्पण लिया हमने, ठीक है, एक गोलीय दर्पण लिया हमने इस तरीके से, गोला लिया मतलब कांच का गोला लिया, इसको जब हम कलई करेंगे कहाँ से? उभरे हुए सिरे से। देखो कलई कहाँ कर रहे हैं? उभरा हुआ सिरा। अंदर जो दबा हुआ सिरा है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो दबा हुआ सिरा परावर्तक पृष्ठ है, अंदर वाला भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ। कौन सा भाग है? अंदर वाला भाग है। मतलब प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, तो परावर्तक पृष्ठ इस तरीके का होगा। कौन सा भाग हो? दबा हुआ। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, ध्यान से सुनना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं तथा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ये दबा हुआ भाग है ना, ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। मतलब दबे हुए भाग पर जब कोई प्रकाश किरण गिरे और उसका परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण में दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, उभरे हुए भाग पर हम क्या करते हैं? कलई करते हैं, ठीक है। इसी के विपरीत हम कार्य करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? कलई कहाँ करते हैं? ये कलई कर दिए हम, ठीक है। कलई किस भाग पर करेंगे हम? दबे हुए भाग पर। परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे हुए भाग से। मतलब परावर्तन इस तरीके से होगा। तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा है हमारा? ये वाला परावर्तक पृष्ठ। उभरा हुआ भाग क्या है इसमें? परावर्तक पृष्ठ है। इसमें कलई किया हुआ ये भाग है और परावर्तक पृष्ठ ये भाग है, ठीक है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम पहले दर्पण के कुछ बेसिक जो होते हैं, इसके बिंदु होते हैं, उनको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे इससे दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू होता है हमारा ध्रुव से, कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम निकालते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। गोलीय दर्पण का ध्रुव या अवतल दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में ध्रुव कहां पर होता है? तो ध्यान देना, दर्पण का ध्रुव पढ़ रहे हैं। पोल होता है, पोल माने होता है ध्रुव, तो इसे हम पी से भी आगे डिनोट भी करेंगे, ठीक है। देखो एक हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। एक हम उत्तल दर्पण ले रहे हैं, ये क्या हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। एक ही फिगर में सब हो जाएगा हम लोगों का। दर्पण का ध्रुव देखो किसे कहते हैं? तो देखो ये क्या है? हमारा परावर्तक पृष्ठ है ना, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु कहीं यहीं पर आएगा बीचों बीच में, तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु लेना, ध्यान से देना इसका। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यही जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसमें कहां पर होगा? ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, तो दर्पण का ध्रुव यहीं पर होगा, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगला हम बताते हैं दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। केंद्र, सेंटर क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर, केंद्र तो वृत्त का पता ही होगा, प्रकार से वृत्त बनाते हैं तो केंद्र कहाँ पर आता है? जहां पर प्रकार की नोक रखे होते हैं, पेंसिल से चारों तरफ घुमा देते हैं, तो जहां पर प्रकार की नोक रखे होते हैं वही क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। इसी तरीके से गोले का भी केंद्र होता है।
बस वही केंद्र ये भी होगा, जहाँ जो वहां पढ़ते वही। देखो ये एक, अगर इसको हम पूरा करें 3 डायमेंशनल फिगर, तो यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति तो यहाँ पर हम बना नहीं सकते हैं, तो यहाँ हम वृत्त में ही बना के समझ ले। ये 2D फिगर है, तो इसको हम बनाते हैं। देखो इसको अगर हम पूरा करें, गोला एक बनाए, तो देखो इस तरीके से एक गोला बन रहा है ना, ये गोला बन गया, गोला बन गया। इधर वाले को भी पूरा करें इस तरीके से, तो देखो एक गोला बन गया ना, ये एक गोला, ये देखो बन गया, देखो एक गोला ये भी बन गया, एक गोला ये भी बन गया, पूरा एक गोला बन जा रहा है ना। तो ये गोले से ही तो काट कर निकाला जाता है दर्पण, जो ये परावर्तक पृष्ठ है। तो बस सब गोलीय वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या की परिभाषाएं दोनों यहीं से निकल कर आएंगी, ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा यहाँ से यहाँ तक हमारा दर्पण है, तो देखो इसका अगर पूरा करना है तो कहीं ना कहीं यही प्रकार रख करके पूरा करेंगे, इसको रखना है तो यही कहीं ना कहीं प्रकार रखे, इसको बनाते पूरा, तो इस तरीके से बनाते। तो यही क्या है, गोले का केंद्र है ये वाला, ये क्या है, इस गोले का केंद्र है, ठीक है। 3D फिगर है, इसको ध्यान रखना। ये 2D में हम सर्किल बना सकते हैं, गेंद तो बना नहीं सकते हैं बोर्ड पर कि दिखाई दे अच्छे से, तो 2D में हम समझा रहे हैं, 3D में आप लोग सपोज करना इसको, ठीक है। तो देखो ये जिस गोले का केंद्र, ये गोले का केंद्र जिसका ये परावर्तक पृष्ठ था, ये वाला भी वैसे है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी ऐसे ही दी जाती है कि दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका ये भाग होता है, उस गोलीय कोश का केंद्र जिसका परावर्तक पृष्ठ एक भाग है, उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इस दर्पण के वक्रता केंद्र को यहां से ले आए थे, ठीक है, काट के निकाल लिए थे। तो ये क्या, दर्पण का वक्रता केंद्र। इसको डिनोट सेंटर लिखते हैं, तो इसको डिनोट किससे करेंगे, सी से करेंगे। ये भी सेंटर, इसको डिनोट किससे करेंगे, सी से करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, दर्पण का केंद्र। अब ध्यान दो, वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। इसकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या रेडियस, रेडियस, रेडियस को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो हम लोगों को पता ही है, जो परिभाषा वक्रता केंद्र के लिए थी वही वक्रता त्रिज्या के लिए, कि जिस गोलीय के, उस गोलीय कोश की त्रिज्या, जिस गोलीय कोश का ये दर्पण एक भाग होता है, उसी की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहाँ तक, ये पोल से केंद्र तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ भी पोल से केंद्र तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, वक्रता त्रिज्या हो गया, दर्पण का केंद्र, दर्पण का ध्रुव। अब हमारा इसमें बचता है मुख्य अक्ष, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्य अक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका है, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखो, इसको हम आगे बढ़ा दें, आगे पीछे दोनों तरफ क्या कर दें, बढ़ा दें, रेडियस को, ये वाली रेखा, तो ये रेखा, इसको आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ा दूं, तो ये वाली दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष है, ठीक है। या उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, दोनों में परिभाषाएं सेम रहेंगी, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का केंद्र, दर्पण की वक्रता त्रिज्या सब सेम रहेगा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष कैसे किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये चारों चीजें समझ में आई, इसको फटाफट एक बार हम रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखना। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा, दर्पण का वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उस गोलीय कोश की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष,
दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन देने जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ठीक है। उसको पढ़ेंगे, अब ध्यान देना, इसी में बना मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस, ध्यान देना, ठीक है। मुख्य अक्ष ये है इसका, इसका मुख्य अक्ष ये है, ठीक है। पोल, ये कहाँ से रेखा होकर जाएगी, केंद्र से, ये है पोल, ये कहाँ होगा, इसका केंद्र यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो अब मुख्य फोकस की परिभाषा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, ये हमारा दोनों क्या है, मुख्य अक्ष है ना, यहाँ लिख देते हैं मुख्य अक्ष, ये भी क्या है हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो देखो मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, कोई एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, तो ये कहाँ से परावर्तित होगी वो ध्यान देना। तो ये बेसिकली ये नीचे से आकर के जाएगी, ये कैसे आती है अभी हम बताते हैं इसको आप लोगों को। यहाँ से कोई मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण, ये भी जाएगी ऊपर की तरफ, इस तरीके से आएगी, यहाँ से निकलेगी। कोई तो और प्रकाश की किरण अगर हम बनाते हैं तो देखो ये प्रकाश की किरण आई, ये भी यहीं से जाएगी, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के सब समांतर है प्रकाश की किरणें, जितनी है सब क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिल रही इकट्ठा ना, जिस बिंदु पर मिलती है। दूसरा इधर पहले बना लेते तो परिभाषा पूरी देते हैं, ध्यान देना, यहाँ से आएगी प्रकाश की किरण, तो इसको देखो कैसे इसको बना रहे हैं, बता देते हैं तब आगे करते। देखो ये क्या है, ये यहाँ एक शीशा रखा है, देखो गोला है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, शीशा जब इस पर रखा जाएगा, कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से डालेंगे तो दूसरी तरफ निकलता है ना, तो देखो जब ये ऊपर की तरफ टेढ़ा है तो किस तरफ निकलेगा, इधर की तरफ निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये नीचे की तरफ टेढ़ा था, जब प्रकाश किरण यहाँ पड़ी तो कहाँ की तरफ निकला, नीचे की तरफ निकला, यहाँ भी ऐसे नीचे की तरफ निकला, यहाँ हल्का सा ऊपर की तरफ हुआ तो ये ऊपर की तरफ निकल गया, यहाँ और ऊपर हुआ तो यहाँ ऊपर की तरफ निकल गया। इसको करके आप लोग देख सकते हैं, अभी बताते हैं, इसका प्रैक्टिकल करना आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर ही लाना है, ठीक है। अब देखो ये बाहर निकल गई, कहीं मिलती नहीं, तो इसको पीछे की तरफ ही बढ़ाएंगे हम, ये बढ़ाया, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, फिर मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, वो इस तरीके से निकलेगी, ये वाली आई इधर से गई, ये वाली आई इधर से गई, इस तरीके से यहाँ से भी कोई प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये आई यहाँ से गई, यहाँ से भी इस तरीके से कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर ही लेना है, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये वाली यहाँ से आएगी, ये देखो, इसको हम देखो ये आ रही है, अब दोनों में देखना, इसमें सारी की सारी प्रकाश किरणें आती है, परावर्तन के पश्चात एक जगह मिल रही है। इसमें क्या होता है, सारी की सारी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इधर वाली ऊपर निकल गई, नीचे वाली नीचे निकल गई, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, तो पीछे बढ़ाते हैं जहां पर मिल रही है ये, ठीक है, जहां पर मिल रही है या जहां पर मिलती है, उसमें मिलती है एक्चुअली में, इसमें हम मिलाते हैं, पीछे की तरफ इमेजिन कर रहे हैं कि पीछे कहीं जाकर के मिल रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको कहते हैं मिल रही है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा ऐसे ही देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में मिलती है, उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया, दर्पण का मुख्य
फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है अवतल दर्पण में, मिलती हुई प्रतीत होगी किसमें? उत्तल दर्पण में। मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये समझ में आ गया है, दर्पण का मुख्य फोकस। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक दो बिंदु और हैं। मुख्य फोकस के बाद आता है हमारा फोकस दूरी। मुख्य फोकस के बाद आएगा क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी तो ऐसे आप लोगों को अब अंदाजा ही लग गया होगा, पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। लिख दो, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। मुख्य फोकस दूरी को इससे लिखते हैं स्मॉल एफ से। ये यहाँ पर एफ होगा। पोल से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते, फोकस दूरी। मुख्य फोकस, पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, पोल से फोकस तक की दूरी को, ठीक है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल एक होता है, फोकस तल। ये क्या होता है? ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत, इस तरीके से मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके लंबवत हो दर्पण के सामने का ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, ऐसे तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, एक हमारा और मेन इंपॉर्टेंट में दर्पण का द्वारक। इंपॉर्टेंट में द्वारक, दर्पण का द्वारक। द्वारक सीधा सीधा हम लोगों के घरों के द्वार के समान ही है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर हम अपना घर का द्वार जो है गोलाकार कर दे, इसी ये समझ लो हमारा घर इधर बना था, इस वाले में हमारा घर इधर वाला बना है, तो ये हमारा क्या है? द्वार है। घर का क्या है? द्वार है। अब द्वार के सामने हमें बाउंड्री खींचना, यहाँ घर का हमारा एक इंड है, ये दूसरा छोर है, एक पहला, ये पहला छोर, ये दूसरा छोर, तो बाउंड्री कराना है घर के सीधे, तो इसी तरीके से तो बाउंड्री कराएंगे। बाउंड्री हुई ना, तो यही तो हमारा क्या होगा? बाउंड्री होगा। ये वाली लाइन बाउंड्री, इसको M2 नाम दे देते हैं, इस रेखा M1 नाम दे देते हैं। तो बस यही जो बाउंड्री की दूरी होती है, इसी को क्या कहते हैं? बाउंड्री को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वार। M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वार। ठीक है, M1 M2 दर्पण का द्वारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण के द्वारक का अध्ययन किया। ठीक है, तो एक बार फिर से मुख्य फोकस दूरी की, मुख्य फोकस की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरे में उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली में प्रकाश किरणें नहीं मिलती। देखो यहां से परावर्तित हुई, यहीं से निकल गई ना, इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये प्रतीत होती है। ठीक है, तो मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वारक, इस तरीके से हमने इतना पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इसको आप लोग तब तक पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।